अध्याय 101 हुआओ परिवार को लगा सदमा। समूह थोड़ा असमंजस में था, लेकिन फिर भी उन्होंने आज्ञाकारी ढंग से श्री हुआओ के पीछे पीछे उनके अध्ययन कक्ष में चले गए। अध्ययन कक्ष के अंदर प्रवेश करने के बाद किसी ने भी कुछ भी असामान्य नहीं देखा, क्योंकि वे अक्सर उस क्षेत्र में आते जाते थे और उस इलाके से काफी परिचित थे। तभी श्री हुओ ने दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, कहीं और मत देखो, यहीं देखो। सभी ने उस दिशा में देखा जिधर श्री हुआ इशारा कर रहे थे और तुरंत ही दीवार पर एक बड़ा हाथ का निशान देखा। वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दीवार पर हाथ का इतना बड़ा निशान क्यों है। पिताजी, आपने दीवार पर यह हाथ का निशान कब बनाया? हुआ योंग ने कुछ आश्चर्य से पूछा। इसे प्रिंट करने के लिए किस तरह की मशीन का इस्तेमाल किया गया था? हुओ टिंगटिंग ने उत्सुकता से पूछा। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैं दीवार पर इस तरह का हाथ का निशान क्यों छोड़ूंगा? ये किसी के हाथों से मारने के कारण हुआ। जी हाँ, ये हथेली से किया जाता है, लेकिन हथेली से सीधे प्रहार करके नहीं। उस समय चेन पिंगोन इसी जगह पर खड़ा था, और फिर उसने दीवार पर थप्पड़ मारा। और फिर दीवार पर एक बड़ा सा हाथ का निशान दिखाई दिया। मेरी प्रतिक्रिया भी आपकी ही तरह थी, मैं पूरी तरह से भयभीत हो गई थी। इतनी दूर से भी वह दीवार पर इतना बड़ा हाथ का निशान कैसे छोड़ सकता था? अपनी क्षमताओं के दम पर किसी को मारना उसके लिए बेहद आसान काम होगा। इस बात से बचाव करना असंभव है कि वह किसे मार सकता है। मैं दशकों से जी रहा हूं, और ऐसा तरीका मैंने पहली बार देखा है। मैंने पहले सिर्फ इतना सुना था कि मुख्य भूमि पर उस्ताद होते हैं, लेकिन वह महज सुनी सुनाई बात थी। अब मैंने सचमुच देख लिया है कि एक उस्ताद कैसा होता है। हालांकि ऐसे विशेषज्ञ बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, या यूं कहें कि वे बेहद दुर्लभ होने चाहिए। नहीं तो यह दुनिया बहुत पहले ही उनकी हो चुकी होती, श्री हुआ ने धीरे धीरे कहा। वहां मौजूद सभी लोग अभी भी कुछ हद तक स्तब्ध थे। वे दीवार पर बने हाथ के निशान और फिर श्री हुआओं की वर्तमान स्थिति को देख रहे थे। दीवार पर बना हाथ का निशान उस जगह से कम 5 या 6 मीटर दूर है जहां श्री हुआओ अभी खड़े हैं। 5 या 6 मीटर की दूरी से एक हथेली का प्रहार दीवार पर हुआ, जिससे हथेली का निशान बन गया। उनके दिमाग में यह बात बिल्कुल भी नहीं बैठ रही थी कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। क्या यही कीगोंग है? हुआ योंग ने मन ही मन बुदबुदाया। हुओ योंग की बातें उसके आसपास मौजूद लोगों ने सुनी और सभी ने सहमति में सिर हिलाया। चाहे वह कीगोंग हो या आंतरिक ऊर्जा संवर्धन, ये दर्शाता है कि चेन पिंगोन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं तुम्हें ये हाथ का निशान दिखाने के लिए यहाँ लाया हूँ ताकि तुम्हें ये बता सकूं। भविष्य में जब आपका सामना चेन पिंगोन से हो, तो आपको सम्मानजनक और सतर्क रहना चाहिए, और उन्हें कभी नाराज नहीं करना चाहिए अगर वह मन में द्वेष रखता है। इस बिंदु पर श्री हुआ ने अपना सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं कहा। लेकिन श्री हुआ का मतलब पहले से ही बिल्कुल स्पष्ट था। यदि आप चेन पिंगोन को नाराज करते हैं और वह आपसे द्वेष रखता है, तो चेन पिंगोन के लिए आपको मारना बहुत आसान होगा। चेन पिंगोन को उन्हें मारने के लिए केवल उनके चारों ओर एक ही हथेली के वार की आवश्यकता थी। चेन पिंगोन बहुत मजबूत हैं, और उनके चिकित्सा कौशल भी बहुत उन्नत है। चेन पिंगोन के इलाज के बाद अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं और मेरे पास बहुत ऊर्जा है। चेन पिंगोन ने एक बार मुझसे कहा था कि इससे मैं 100 साल तक जीवित रह सकता हूं। अगर वह सचमुच अपना वादा निभा सकता है, तो इससे आपको भी बहुत फायदा होगा। श्री हुओ ने फिर से बात की। ये खबर सुनकर सबका दिल दहल गया। चूंकि श्री हुओ 100 वर्ष की आयु तक जीवित रह सकते थे, तो निश्चित रूप से वे भी 100 वर्ष की आयु तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि यह अमरता का प्रलोभन नहीं है, लेकिन 100 साल तक जीना कौन नहीं चाहेगा। अगर चेन पिंगोन की चिकित्सा क्षमता वाकई इतनी अच्छी है, तो क्या वह हमारी टिंगटिंग को ठीक कर सकता है? हुआ योंग की पत्नी ने तुरंत पूछा। इस समय हुआओ टिंगटिंग भी कुछ हद तक खुश थी। उसे लगा कि उसके बचने की वाकई उम्मीद है। किसी भी सूरत में यह मामला हमारे लिए अभी भी फायदेमंद है। श्री हुआ ने फिर कहा, मैं अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द उसकी पहचान और पृष्ठभूमि की जांच करूंगा, उसके बाद हम अधिक सटीक निर्णय ले पाएंगे।
अभी आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस वही करें जो आपको करना चाहिए, लेकिन आपको उसे फिर कभी नाराज नहीं करना चाहिए, श्री हुआ ने फिर कहा। वैसे पिताजी, क्या चेन पिंगोन हमसे मिलने आया था? वह क्या चाहता था? हुआ यूंग ने पूछा। उनकी कुछ आवश्यकताएं हैं, वे सहयोग मांगने हमारे पास आए थे। उन्होंने हांगकांग में एक कंपनी खोली है, लेकिन भविष्य में वे मुख्य भूमि चीन में विश्वविद्यालय जाएंगे। श्री फोक ने बताया, उन्हें उम्मीद है कि जब वे हांगकांग में नहीं होंगे, तो हम हांगकांग में उनकी कंपनी और उनकी पत्नी की देखभाल करने में मदद कर सकेंगे। बस इतना ही है। अगर आपको बस इतना ही चाहिए, तो हम निश्चित रूप से यह कर सकते हैं। हुओ योंग ने राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं भी यही सोचता हूं, लेकिन हम लोगों के बहुत ऋणी हैं। इसलिए हमें अपने सहयोग में पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हमें हुओ परिवार के महत्व को प्रदर्शित करना होगा। श्री हुआ ने शांत भाव से कहा, मूल्यहीन सहयोग लंबे समय तक नहीं टिक सकता। हुओ योंग भी चौंक गया और उसने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। जब हुआ परिवार पारिवारिक बैठक कर रहा था, उसी दौरान चेन पिंगोन बेहद खुश होकर घर लौटी। चेन पिंगान अभी घर लौटी ही थी कि फोन की घंटी बज उठी। ये कॉल शंघाई से सन हेतांग का था। सन हेतांग ने ली किंगशान को कंपनी में हुए नवीनतम घटनाक्रमों के बारे में बताया। शंघाई में चेन पिंगोन की कंपनी अब स्थापित हो चुकी है, और पहली कंपनी ने पहले ही आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। पहली कंपनी टेंसेंट थी। पोनी मा के नेतृत्व में टेंसेंट ने दिन रात काम किया और अंततः आधे महीने में QQ का पहला संस्करण पूरा कर लिया। बेशक QQ का उनका पहला संस्करण भी एक बड़ी टीम के तकनीकी मार्गदर्शन में पूरा किया गया था। चेन पिंगोन ने मूल रूप से QQ का एक पूर्ण संस्करण प्रदान किया था। हालांकि QQ के इस संस्करण में अभी भी कुछ विवरणों में कुछ कमियां थीं, इसलिए जियाओमा और उनकी टीम ने QQ के इस संस्करण को परिष्कृत और अनुकूलित करने में आधे महीने से अधिक समय व्यतीत किया। QQ का पहला संस्करण आखिरकार पूरा हो गया है। अगला चरण QQ के लिए सार्वजनिक बीटा परीक्षण आयोजित करना है। सार्वजनिक बीटा परीक्षण पूरा होने के बाद इसे आधिकारिक तौर पर जनता के लिए लॉन्च किया जा सकता है। ये खबर निश्चित रूप से चेन पिंगोन के लिए अच्छी थी। हालांकि QQ के लिए भी पैसा कमाना आसान नहीं होगा। अब QQ के पास सिर्फ पैसा बर्बाद करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, और यह सिलसिला लंबे समय तक जारी रहेगा। हालांकि चेन पिंगोन इस तरह से पैसा खर्च करने को तैयार थी, क्योंकि चेन पिंगोन को अच्छी तरह पता था कि QQ भविष्य में उसे कितना आर्थिक लाभ दिला सकता है। यह मेरे व्यापारिक साम्राज्य की आधारशिला है। चेन पिंगान ने फोन रखने से पहले फोन पर मौजूद सभी लोगों का हौसला बढ़ाया। कॉल खत्म होते ही एक और कॉल आ गई। फोन करने वाली व्यक्ति ली मेंग्युन थी। अध्याय 102 सू यूकिंग के विचार। तुम कहाँ गई थी? कब वापस आ रही हो? हम सबको जल्द ही स्कूल वापस जाना है। कॉल कनेक्ट होते ही ली मेंग्युन ने उस पर सवालों की बौछार कर दी। चेन पिंगोन ने बेबसी से मुस्कुराया, लेकिन फिर भी ली मेंग्युन से कुछ स्नेह के साथ बातचीत की। चेन पिंगोन ये भी जानता था कि वह ली मेंग्युन का कुछ ऋणी है। मुझे ली मेंग्युन को हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद यात्रा पर ले जाना चाहिए था, या उसके साथ अधिक समय बिताना चाहिए था। हालांकि कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद चेन पिंगोन सीधे हांगकांग आ गई। उन्होंने हांगकांग में अन्य महिलाओं को भी पाया। चेन पिंगोन स्वाभाविक रूप से ली मेंग्युन के प्रति ऋणी महसूस कर रही थी। चेन पिंगोन के पास अपना रुख नर्म करने और बहुत सी अच्छी बातें कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि ली मेंग्युन थोड़ी अभिमानी है, फिर भी उसे मनाना काफी आसान है। चेन पिंगान द्वारा कुछ मीठे शब्द कहे जाने के बाद ली मेंग्युन का गुस्सा शांत हो गया। आप कब वापस आने की योजना बना रहे हैं? ली मेंग्युन ने पूछा। कुछ देर सोचने के बाद चेन पिंगोन ने कहा, मैं 1 महीने में वापस जा सकता हूं। विश्वविद्यालय 1 महीने में शुरू हो जाएंगे, है ना? ली मेंग्युन ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। इतना बुरा नहीं होना चाहिए, अभी समय होना चाहिए, चेन पिंगोन ने तुरंत जवाब दिया।
दरअसल अगर इससे वाकई उसके विश्वविद्यालय जाने की संभावनाओं में देरी होती है तो चेन पिंगोन इसे स्वीकार कर लेगा। सबसे खराब स्थिति में मैं वापस जाकर पहले पंजीकरण करा सकता हूं और फिर प्रक्रिया जारी रखने के लिए हांगकांग वापस आ सकता हूं। आखिरकार हांगकांग में ये काम इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में चेन पिंगोन के नियंत्रण में अरबों डॉलर की धनराशि है। अगर वह यहाँ नहीं होता तो मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता, खतरे की संभावना हमेशा बनी रहती है। इतनी बड़ी रकम दांव पर लगी होने के कारण चेन पिंगोन खुद चिंतित थे कि अगर उन्होंने स्थिति पर नियंत्रण खो दिया तो सिक्योरिटीज कंपनी परेशानी खड़ी कर सकती है। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन इसमें शामिल धनराशि बहुत अधिक है, इसलिए चेन पिंगोन अभी भी चिंतित है। इसके अलावा शेयर बाजार में बहुत तेजी से बदलाव होते हैं, और अगर चेन पिंगोन खुद इसे संभाल नहीं पाते हैं तो जोखिम वास्तव में बहुत अधिक है। विश्वविद्यालय जाना जीवन का अनुभव करने जैसा ही है। हालांकि आपकी वर्तमान नौकरी आपके भविष्य के जीवन शैली को प्रभावित करेगी। चेन पिंगोन निश्चित रूप से दोनों राजाओं के बीच अंतर कर सकता था। ठीक है, शंघाई में विश्वविद्यालय जाने के बाद मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं, चेन पिंगोन ने तुरंत वादा किया। यह सुनकर ली मेंग्युन खुशी से मुस्कुरा उठी। ठीक है, मैं तुम्हें अभी के लिए छोड़ देती हूं। मैं अपनी मां के साथ विदेश यात्रा पर जाने की योजना बना रही हूं, ली मेंग्युन ने कहा। यह सुनकर चेन पिंगान ने राहत की सांस ली। तो फिर खूब मजे करो और विदेश में रहते हुए सावधान रहना, चेन पिंगोन ने तुरंत कहा। वैसे आप छुट्टियां मनाने कहां जा रहे हैं? क्या वह जगह सुरक्षित है? चेन पिंगोन ने कुछ चिंतित होकर पूछना जारी रखा। आखिरकार विदेशों में सुरक्षा स्थिति के बारे में जानने वाले लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। हम दक्षिण कोरिया की यात्रा की योजना बना रहे हैं। मेरी मां ने पहले ही सारी व्यवस्था कर ली है, इसलिए सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं है। और एक बार जब हम उतर जाएंगे तो स्थानीय निजी टूर समूह हमारी देखभाल करेंगे, ली मेंग्युन ने लापरवाही से कहा। चेन पिंगोन ली मेंग्युन के पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी परिचित थी। उसके परिवार की स्थिति वास्तव में काफी अच्छी थी, चेन पिंगोन की तुलना में कहीं बेहतर। ली मेंग्युन के पिता इस व्यवस्था में एक उच्च पदस्थ अधिकारी हैं। चेन पेयांग को उनकी सटीक पदवी का पता नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से निम्न पद नहीं है। ली मेंग्युन की मां की अपनी कंपनी है जो बहुत सफल बताई जाती है। ली मेंग्युन ने विस्तार से कुछ नहीं बताया, लेकिन चेन पिंगोन अनुमान लगा सकता था कि ली मेंग्युन की पारिवारिक पृष्ठभूमि खराब नहीं थी। ली मेंग्युन से आधे घंटे से अधिक समय तक बात करने के बाद आखिरकार वह शांत हुई और उसने फोन रख दिया। उसने अभी अभी ली मेंग्युन से फोन पर बात खत्म की थी। चेन पिंगोन के सांस लेने से पहले ही फोन फिर बज उठा। जब मैंने फोन उठाया तो देखा कि लिन वानजुन का फोन था। चेन पिंगोन अवाक रह गया, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था, ये कर्ज उसने खुद ही उठाया था। कॉल तुरंत कनेक्ट हो गई और फोन पर लिन वानजुन की चिंतित आवाज सुनाई दी। चेन पिंगोन, तुम अभी कहाँ हो? तुम कब वापस आओगे? लिन वानजुन ने चिंता से पूछा। मैं अभी भी व्यापार के सिलसिले में हांगकांग में हूँ। आप घर पर कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? चेन पिंगान ने पूछा। मैं घर पर ठीक हूँ, बस तुम्हारी थोड़ी याद आ रही है। लिन वानजुन की आवाज अचानक नर्म पड़ गई। आप कब वापस आ रहे हैं? इस सरल वाक्य ने तुरंत चेन पिंगोन के दिल को धड़का दिया। सच कहूं तो उन्हें लिन वानजुन और ली मेंग्युन की थोड़ी याद भी आई। हालांकि वह फिलहाल हांगकांग में है और उनके लिए वापस जाना वास्तव में असुविधाजनक होगा। इसलिए चेन पिंगोन ने वापस जाने की इच्छा को तुरंत दबा दिया। मैंने कॉल समाप्त करने से पहले ली मेंग्युन से लगभग आधे घंटे तक बातचीत की। इसके बाद सू यूकिंग बड़े सलीके से चलकर चेन पिंगोन के पास आई, मुस्कुराई और बोली, व्यस्त आदमी, क्या आपकी कॉल खत्म हो गई? आप मुझे अपनी दोनों बड़ी बहनों से कब मिलवाने ले जाएंगे? और मुझे ये जानने की भी बहुत उत्सुकता है कि क्या मुझे तीसरी या चौथी रखेल माना जाता है। क्या आप इस तरह की बातें कहने के लिए इतने उत्सुक हैं कि आप झगड़ा भड़काने की हिम्मत करते हैं? चेन पिंगान आगे बढ़ी और सू यूकिंग को कसकर गले लगा लिया।
चेन पिंगॉन ने इस बात को नहीं छिपाया कि चीन में उनकी एक प्रेमिका थी। सु यूकिंग ये भी जानती थी कि वह कभी भी चेन पिंगॉन की इकलौती महिला नहीं बन सकती, और कानूनी पत्नी तो बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार, उनकी पृष्ठभूमि और प्रतिष्ठा अपने आप में सब कुछ बयां करती है। हालांकि, सु यूकिंग को अभी भी उन दो लड़कियों के बारे में काफी जिज्ञासा थी जिनसे चेन पिंग अक्सर फोन पर बात करता था। चेन पिंगान ने सु यूकिंग को गले लगाया और उसे चूमते हुए कहा, मेरे सामने दोबारा ऐसे मजाक मत करना। तुम न तो मेरी रखेल हो और न ही मेरी उपपत्नी, मेरे लिए तुम बस मेरी स्त्री हो। चेन पिंगॉन चाहे जो भी सोच रहा हो, उसके शब्दों ने सु यूकिंग के दिल को छू लिया और उसकी सबसे संवेदनशील जगह को चोट पहुंचाई। मैं आपकी बात सुनूंगा, और मैं इस मुद्दे को फिर कभी नहीं उठाऊंगा। हनी, धन्यवाद, सु यूकिंग ने भावुक होकर कहा। सु यूकिंग को यकीन नहीं था कि चेन पिंगॉन सच कह रहा है या नहीं, लेकिन वह इस बात से संतुष्ट थी कि वह उससे ऐसी बातें कहने को तैयार था। मुझे लगता है कि आप आजकल काफी खाली हैं, हमें काम शुरू कर देना चाहिए। बोलते हुए चेन पिंगॉन ने एक शरारती मुस्कान दी, फिर सु यूकिंग को उठाया और बेडरूम की ओर चल पड़ा। कौन किससे डरता है? मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती, सु यूकिंग ने शर्माते हुए कहा, उसके चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद झलक रही थी। लेकिन आधे घंटे से भी कम समय में, सु यूकिंग ने दया की भीख मांगना शुरू कर दिया था। वह खेलों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन उसे खेलना बहुत पसंद है, यह उसका एकदम सटीक वर्णन है। चेन पिंगॉन को इस बात की भी चिंता थी कि सु यूकिंग का शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए दया की उसकी गुहार सुनने के बाद उसने उसे जाने दिया। सु यूकिंग को थोड़ा अपराधबोध महसूस हुआ, मानो वह वास्तव में इस काम के लिए सक्षम न हो। सु यूकिंग ने आंखें सिकुड़ी, उसकी निगाहें सोच विचार में डूबी हुई थी। वह कुछ समय से किसी बात को लेकर दुविधा में थी, लेकिन अब उसने अपना मन बना लिया है। चेन पिंगॉन का अकेले सामना करते समय वह वास्तव में काफी कमजोर स्थिति में थी। उसे अपने लिए एक लड़ने वाला साथी ढूंढना होगा। सु यूकिंग को पहले से ही पता था कि उसका युद्ध साथी कौन होगा। समय तेजी से बीत गया और दूसरे दिन की सुबह हो गई। सिस्टम की उत्पाद सूची को फिर से अपडेट कर दिया गया है। आज प्रकट हुई चारों वस्तुओं को देखकर चेन पिंगॉन की आंखें एक बार फिर चौड़ी हो गईं। अध्याय 103 टेलीपैथी। कभी कभी जब किस्मत साथ देती है, तो उसे रोकना नामुमकिन होता है। आज की चारों चीजें बहुत अच्छी हैं। चेन पिंगॉन ने आह भरी, उसे लगा कि आज अचानक उसकी किस्मत पलट गई है। एडवांस्ड फायर एबिलिटी बुक, दूर संवेदी क्षमताओं पर उन्नत पुस्तक। एडवांस्ड फ्रॉस्ट एबिलिटी बुक, एडवांस्ड शील्ड एबिलिटी बुक। चेन पिंगॉन आज बेहद भाग्यशाली रहा, उसने एक ही बार में अलौकिक क्षमताओं की 4 पुस्तकें खोल ली। तथाकथित सुपरपावर बुक का अर्थ यह है कि इसे पढ़ने के बाद व्यक्ति सुपरपावर हासिल कर सकता है। इस प्रकार का उत्पाद अत्यंत मूल्यवान माना जा सकता है। इसके अलावा, महाशक्तियों पर लिखी गई चारों पुस्तकें उन्नत स्तर की हैं, और यदि चेन पिंगॉन उन्हें सीख लेता है, तो इससे उसकी ताकत में काफी सुधार होगा। चेन पिंगॉन अब एक दुविधा का सामना कर रही है। 4 महाशक्तियां, उसे कैसे चुनना चाहिए? ये चारों महाशक्तियां वास्तव में काफी अलग हैं। इनमें से 2 आक्रामक क्षमताएं हैं, एक अग्नि आधारित और दूसरी बर्फ आधारित, जिन्हें समझना अपेक्षाकृत आसान है। ये सरल और सीधा है, लेकिन इसके परिणाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरी वाला रक्षात्मक श्रेणी में आता है। यह आपको शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमताएं प्रदान कर सकता है। इसमें एक विशेष क्षमता भी है, जो सपोर्ट टाइप की है। सिस्टम के परिचय को पढ़ने के बाद, चेन पिंगॉन को एहसास हुआ कि टेलीपैथी एक मानसिक क्षमता है। यह उसी प्रकार की मानसिक शक्ति है जो चेन पिंगॉन ने पहले प्राप्त की थी, दोनों ही मानसिक श्रेणी में आती है। हालांकि, टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस 2 अलग अलग क्षमताएं हैं। टेलीपैथी की मदद से व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मन में होने वाले परिवर्तनों को महसूस कर सकता है। साथ ही, टेलीपैथिक क्षमताएं किसी व्यक्ति की मानसिक शक्ति को भी बढ़ा सकती हैं। उन्नत टेलीपैथिक क्षमताएं चेन पिंगॉन की मानसिक शक्ति को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। ये क्षमता प्रोफेसर एक्स की महाशक्ति के समान है, लेकिन उतनी शक्तिशाली नहीं है। चेन पिंगॉन ने चुपचाप इस बारे में सोचा और अंत में एक निर्णय लिया।
चेन पिंगॉन ने किसी भी प्रकार की आक्रामक या रक्षात्मक कौशल का चयन नहीं किया, क्योंकि अंततः चेन पिंगॉन ने टेलीपैथी की क्षमता को चुना, क्योंकि चेन पिंगॉन ये बात भली भांति जानता था कि यह क्षमता उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी और उसके लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। सच कहूं तो चेन पिंगॉन की युद्ध क्षमता बहुत मजबूत है। आम लोगों के बीच चेन पिंगॉन एक अजेय हस्ती है। सेना का सामना करते समय चेन पिंगॉन को केवल भाग जाना था, लेकिन वास्तविकता में क्या चेन पिंगॉन को सेना का सामना करने की आवश्यकता है? चेन पिंगॉन को सेना का सामना करने की जरूरत नहीं है। चेन पिंगॉन को ज्यादा से ज्यादा कुछ गुंडों या हत्यारों से ही निपटना होगा। चेन पिंगॉन ऐसे लोगों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता था। इसलिए चेन पिंगॉन में फिलहाल युद्ध क्षमता की कोई कमी नहीं है। चेन पिंगॉन के लिए टेलीपैथी अधिक सहायक साबित होगी। टेलीपैथी और अलौकिक क्षमताओं पर एक उन्नत पुस्तक $1 में खरीदें। उन्नत टेलीपैथी पर पुस्तक प्राप्त करने के बाद चेन पिंगॉन ने तुरंत इसका अध्ययन करने का निर्णय लिया। पल भर में एक शक्तिशाली ऊर्जा चेन पिंगॉन के शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे उसकी मानसिक शक्ति और भी मजबूत हो गई। चेन पिंगॉन की मानसिक शक्ति पल भर में दर्जनों गुना बढ़ गई। चेन पिंगॉन चकित रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक कौशल पुस्तक उसे मानसिक शक्ति में इतना बड़ा बढ़ावा दे सकती है। इसी दौरान चेन पिंगॉन ने एक नया कौशल भी हासिल किया, टेलीपैथी। चेन पिंगॉन ने जल्दी ही टेलीपैथी का उपयोग करना सीख लिया। चेन पिंगॉन 100 मीटर के दायरे में मौजूद जीवन रूपों को महसूस कर सकता है। चेन पिंगॉन ने सबसे पहले सू यूकिंग को महसूस किया, जो उसके बगल में थी। चेन पिंगॉन ने अपने बगल में बैठी सू यूकिंग की ओर देखा, जिससे शुद्ध सफेद प्रकाश निकल रहा था। सू यूकिंग से निकलने वाली आभा चेन पिंगॉन के प्रति उसके दृष्टिकोण को दर्शाती है। सू यूकिंग से निकलने वाला प्रकाश जितना शुद्ध होता है, चेन पिंगॉन के प्रति उसका रवैया उतना ही मैत्रीपूर्ण होता है। यदि प्रकाश धूसर है, तो ये तटस्थता का प्रतिनिधित्व करता है। अगर यह काला है, तो ये द्वेष का प्रतीक है। ये टेलीपैथी की शक्ति है। टेलीपैथी में आक्रामक या रक्षात्मक क्षमताएं नहीं होती हैं, लेकिन यह महसूस कर सकती है कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यह अन्य लोगों के स्थान का भी पता लगा सकता है। चेन पिंगॉन अब आसानी से अपने पड़ोसियों की उपस्थिति को महसूस कर सकता है। इन सभी पड़ोसियों के आसपास उदासी का माहौल छाया हुआ था। इसका अर्थ यह है कि इन लोगों के मन में चेन पिंगॉन के प्रति अच्छाई या बुराई की कोई भावना नहीं है, वे तटस्थ हैं। चेन पिंगॉन के होठों पर मुस्कान आ गई। वह अपनी टेलीपैथिक क्षमता से बेहद संतुष्ट था। ये सचमुच अद्भुत थी। अपनी इस टेलीपैथिक क्षमता के बल पर चेन पिंगॉन अब ये जान सकता था कि उसके साथियों में कोई गद्दार तो नहीं है। चेन पिंगॉन ये भी जान सकता है कि उसके अधीनस्थ या मित्र उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये क्षमता वाकई बहुत प्रभावशाली है, चेन पिंगॉन ने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा। चेन पिंगॉन ने सू यूकिंग को नहीं जगाया, जो अभी भी सो रही थी। नहाने के बाद चेन पिंगॉन अपने घर से निकल गया। चेन पिंगॉन अपने आसपास के इलाके में घूमता रहा और अपने परिवेश का अवलोकन करने के लिए टेलीपैथी का उपयोग करता रहा। टेलीपैथी की सीमा 100 मीटर है, जिसके भीतर चेन पिंगॉन आसपास की स्थिति को स्वतंत्र रूप से महसूस कर सकता है। हालांकि चीजों को महसूस करने की यह क्षमता नंगी आंखों से देखने की क्षमता से कुछ अलग है। चेन पिंगॉन ने टेलीपैथी के एक और कार्य की खोज की। लोगों के विचारों को समझने की क्षमता का उपयोग वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्ट रूप से अलग करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति से निकलने वाली टेलीपैथी की उतार चढ़ाव वास्तव में अलग अलग होती है। चेन पिंगॉन शुरू में इन क्षमताओं से अपरिचित थी और उनमें अंतर करने में असमर्थ थी। हालांकि एक बार जब चेन पिंगॉन इस क्षमता से परिचित हो गया, तो वह प्रत्येक व्यक्ति के बीच के अंतर को आसानी से पहचान सका। टेलीपैथिक रूप से संवाद करने की क्षमता वास्तव में आम लोगों के लिए बहुत अधिक महत्व की नहीं है। अगर किसी साधारण व्यक्ति को टेलीपैथी की क्षमता मिल भी जाए, तो भी वह एक साधारण व्यक्ति ही रहेगा। लेकिन चेन पिंगॉन जैसे व्यक्ति के लिए ये क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अफसोस की बात है कि 100 मीटर की रेंज अभी भी बहुत कम है।
अगर हम इस रेंज को कुछ किलोमीटर तक बढ़ा सके तो बहुत अच्छा होगा। चेन पिंगोन को कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि सिस्टम शॉप अपने उत्पादों को हर दिन अपडेट करती है। जब तक वह आध्यात्मिक खजाने अर्जित करता रहता है और अपनी आध्यात्मिक शक्ति में निरंतर सुधार करता रहता है, फिर एक दिन उसकी बोध क्षमता अनंत हो जाएगी। शायद एक दिन वह ईश्वर के समान प्राणी बन जाएगा। कुछ देर तक मोहल्ले में घूमने के बाद चेन पिंगोन मोहल्ले से निकलकर सड़क के उस पार स्थित नाश्ते की दुकान से नाश्ता खरीदने गई। चेन पिंगान को यह नाश्ते की दुकान काफी पसंद थी और वह कभी कभी यहाँ नाश्ता करने आती थी। चेन पिंगोन आदतन अपने आसपास के लोगों से संवाद करने के लिए टेलीपैथी का उपयोग करता है। टेलीपैथी का उपयोग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा अत्यंत कम है, व्यावहारिक रूप से नगण्य है। अगर चेन पिंगोन टेलीपैथी का इस्तेमाल करता भी रहता तो भी वह इस तरह के ऊर्जा संकट को सहन कर सकता था। तभी काली ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए कई आकृतियां चेन पिंगोन के पास पहुंची। चेन पिंगोन अचंभित रह गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई बुरे इरादे वाला व्यक्ति उसके पास आएगा। कुल मिलाकर 4 लोग थे और वे सभी काली ऊर्जा से ढके हुए थे। इसके अलावा ये चारों लोग बिखरे हुए थे और चेन पिंगोन को घेरे हुए थे। अध्याय 104 तुम मौत को दावत दे रहे हो। चेन पिंगोन ने अपने आसपास नजर डाली, उसका यहाँ कोई हरकत करने का इरादा नहीं था, क्योंकि घटनास्थल पर बहुत सारे आम लोग मौजूद थे। यहाँ काम करना थोड़ा असुविधाजनक है, इसलिए चेन पिंगोन ने नाश्ता करने की जहमत भी नहीं उठाए और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि चारों आदमी घेराबंदी कर पाते, और जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे, चेन पिंगोन उठकर चला गया। उन चारों के पास भी वहां से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चेन पिंगोन हल्के और तेज कदमों से दौड़ने लगी। धिक्कार है, इस बच्चे को कैसे पता चला? जल्दी करो, उसका पीछा करो, हम उसे भागने नहीं दे सकते। जब चारों आदमियों ने चेन पिंगोन को भागने की कोशिश करते देखा, तो उन्होंने मन ही मन गाली दी और तेजी से उसके पीछे भागे। हालांकि ये चारों भी बेहद कुशल हैं, लेकिन इनकी तुलना चेन पिंगोन से कैसे की जा सकती है? चेन पिंगोन ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी थी, लेकिन फिर भी वे चारों लोग उसका पीछा नहीं कर पाए। जब चेन पिंगोन ने ये स्थिति देखी, तो उसे पता चल गया कि यह ठीक नहीं होगा। वह वास्तव में इन चारों लोगों से पीछा नहीं छुड़ा सकता था। चेन पिंगोन को उन चारों लोगों को जिंदा पकड़ना था, इसलिए उसे उनकी स्थिति के बारे में जानना जरूरी था। कोई और विकल्प न होने के कारण चेन पिंगोन के पास जानबूझकर गति धीमी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके अलावा चेन पिंगोन ने जोर जोर से हौंफने का नाटक भी किया। तभी काले रंग की ऊर्जा से घिरे कई लोगों ने चेन पिंगोन को घेर लिया। चेन पिंगोन को उम्मीद नहीं थी कि इस बार इतने सारे लोग उसे निशाना बनाएंगे। चेन पिंगोन एक गली में भाग गई। चेन पिंगोन इस गली को बहुत अच्छी तरह जानता था। यह एक बंद गली थी। क्योंकि यह गली बंद है, इसलिए आमतौर पर कोई भी इससे होकर नहीं गुजरता। चेन पिंगोन ने कार्रवाई करने के लिए यही स्थान चुना। चेन पिंगोन गली में दाखिल हुआ और उसे घेरने वाले लोग भी उसके पीछे पीछे गली में घुस गए। कुल 8 लोगों ने उनका पीछा किया और चेन पिंगोन को गली में घेर लिया था। जब उन 8 लोगों ने देखा कि गली का अंत बंद है, तो वे खुशी से हंस पड़े। धिक्कार है, क्या तुम भाग रहे हो? अरे कुत्ते जैसे प्राणी, हमें देखकर भागने की हिम्मत कैसे हुई? चलो देखते हैं अब तुम कहां भाग सकते हो। लोगों का वह समूह एक दूसरे पर अपशब्द और गालियां बरसा रहा था, जिससे चेन पिंगोन का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। चेन पिंगोन ने शांत भाव से अपने सामने खड़े 8 लोगों को देखा, लेकिन उन्हें मौत की सजा सुनाई। तुम लोग कौन हो? तुम्हें मुझसे निपटने के लिए किसने भेजा है? चेन पिंग्यांग ने पूछा। यही चेन पिंगोन का असली मकसद था। मैं नंबर गैंग से हूं। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि हम तुम्हें ढूंढने क्यों आए हैं, है ना? उन हटे कट्टे आदमियों में से एक ने ठंडे स्वर में कहा। ओह, तो ये नंबर गैंग से है। अब मुझे समझ आ गया। क्या तुम्हारे नंबर गैंग को सचमुच मुझसे जान की बाजी लगाकर लड़ना होगा? चेन पिंगोन ने शांत भाव से कहा। तुम खुद को क्या समझते हो जो हमारे नंबर गैंग से लड़ने की हिम्मत कर रहे हो? तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो।
हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। बेहतर होगा कि आप ठीक से व्यवहार करें और हमारे साथ चलें। जब तक तुम सहयोग करोगे, हम तुम्हें कष्ट नहीं सहने देंगे। अन्यथा, हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे और तुम्हें अपने बॉस के पास ले जाएंगे, उस हट्टे कट्टे आदमी ने आगे कहा। यह स्पष्ट है कि यह हट्टा कट्टा आदमी उनका नेता है। मुझे अपने बॉस के पास ले जाने से पहले मेरे हाथ पैर तोड़ दोगे। मुझे ये तरीका पसंद नहीं है। मुझे दूसरा तरीका पसंद है, चेन पिंगोन ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चेन पिंगोन उनकी ओर दौड़ पड़ा। चेन पिंगोन ने वह चाल चलते ही लिंगबो वेइबू तकनीक का इस्तेमाल किया। एक पल की परछाई के साथ ही चेन पिंगोन उस हटे कट्टे आदमी के सामने दौड़कर आ गया था। चेन पिंगोन ने हथेली के एक ही वार से उस हटे कट्टे आदमी को हवा में उड़ा दिया। चेन पिंगोन की हरकतें इतनी तेज थीं कि उस हटे कट्टे आदमी को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला और चेन पिंगोन के हथेली के प्रहार से वह हवा में उड़ गया। इस जोरदार प्रहार से वह हट्टा कट्टा आदमी 2 मीटर दूर जा गिरा। जमीन पर गिरने के बाद वह बिल्कुल भी उठ नहीं पाया और उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था। इससे पहले कि दूसरे गुंडे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, चेन पिंगोन ने अपना कदम उठा लिया था। एक व्यक्ति उन्हें थप्पड़ मारता है, किसी के साथ धोखा नहीं होता, सभी को हिस्सा मिलता है। चेन पिंगोन द्वारा उन पर किया गया हथेली का प्रहार कुख्यात अस्थि पिघला देने वाली हथेली के रूप में जाना जाता है। अगर वे इतने अपशब्दों का प्रयोग न करते, तो चेन पिंगोन ज्यादा से ज्यादा उनके हाथ पैर तोड़ देता, लेकिन उन्हें मारता नहीं। हालांकि, उनके द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणियां इतनी आपत्तिजनक थी कि उन्होंने चेन पिंगोन को क्रोधित कर दिया। तेज धार वाला चाकू हाथ में लेते ही हत्या करने की इच्छा स्वतः उत्पन्न हो जाती है। चेन पिंगोन के पास पहले से ही उन्हें मारने की क्षमता थी, लेकिन उनके शब्दों से वह और भी क्रोधित हो गया। इसलिए जब चेन पिंगोन ने कार्रवाई की, तो उसने कोई दया नहीं दिखाए और उन्हें सीधे मार डाला। चेन पिंगोन के अस्थि पिघला देने वाले हाथ के प्रहार से घायल होने के बाद ये लोग भला कैसे बच सकते थे। घटनास्थल पर चीख पुकार और रोने की आवाजें जल्द ही थम गईं। उस हटे कट्टे आदमी के अलावा बाकी 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मुझे बताओ तुम्हारा बॉस कहाँ है, और शायद मैं तुम्हें थोड़ी आसानी से मरने दूं, चेन पिंगोन ने शांत भाव से कहा और उस हटे कट्टे आदमी के पास चला गया। इसके बारे में सोचना भी मत, मैं बताने से बेहतर मरना पसंद करूंगा, उस हटे कट्टे आदमी ने चुनौती भरे लहजे में कहा। अभी तो तुम काफी जिद्दी हो, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तुम कब तक ऐसे ही बने रह सकते हो। चेन पिंगोन ने ठंडी हंसी के साथ कहा। हड्डी पिघलाने वाली हथेली की तकनीक बेहद क्रूर है। हथेली की यह तकनीक न केवल लोगों को मार सकती है, बल्कि उन्हें यातना भी दे सकती है। चेन पिंगोन ने इस हटे कट्टे आदमी पर जिस अस्थि पिघलाने वाली हथेली की तकनीक का इस्तेमाल किया, उसका उद्देश्य उसे मारना नहीं, बल्कि उसे यातना देना था। 1 मिनट से भी कम समय में, उस बलवान व्यक्ति के शरीर में हड्डियों को गलाने वाली बीमारी भड़क उठी। उस हटे कट्टे आदमी के कुछ बोलने से पहले ही, चेन पिंगोन ने उसके EQ पॉइंट को दबाकर उसे सीधे चुप करा दिया। जब उनके वाक बिंदु को दबाया गया, तो वे एक भी आवाज नहीं निकाल सके। वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़ा रह सकता था, लेकिन वह एक भी आवाज नहीं निकाल सकता था। हथेली की हड्डी पर हुए हमले से होने वाला दर्द ऐसा होता है जिसे ज्यादातर लोग सहन नहीं कर पाते। 1 मिनट से भी कम समय में, उस हटे कट्टे आदमी ने चेन पिंगोन के सामने घुटने टेक दिए और बार बार प्रणाम किया। हालांकि उस हटे कट्टे आदमी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाव भाव ने बहुत कुछ बयां कर दिया। चेन पिंगोन ने उस हटे कट्टे आदमी को लात मारी, जिससे उसके शरीर का वह दबाव बिंदु मुक्त हो गया जिसके कारण वह गूंगा हो गया था। उसी समय, चेन पिंगोन ने उस हटे कट्टे आदमी पर फिर से प्रहार किया, जिससे बोन मेल्टिंग पाम के आक्रमण को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सका। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही मौका दे रहा हूं। मुझे बताओ तुम्हारा बॉस कहाँ है, और मैं तुम्हें तुरंत मौत दे दूंगा। अगर तुम मुझे नहीं बताने वाले हो, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मेरे बॉस ड्रैगन एंड फीनिक्स टी हाउस में चाय और नाश्ता कर रहे हैं। आप अभी वहां जाकर उनसे मिल सकते हैं, उस हटे कट्टे आदमी ने जल्दी से कहा।
लेकिन जैसे ही उस हटे कट्टे आदमी ने अपना मुंह खोला, चेन पिंगोन समझ गई कि वह झूठ बोल रहा है। ये टेलीपैथी की क्षमता भी है। टेलीपैथी के माध्यम से बोलते समय व्यक्ति की मनस्थिति का पता लगाया जा सकता है। कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं, इसका पता मनोवैज्ञानिक अंतर्ज्ञान के माध्यम से लगाया जा सकता है। चेन पिंगोन अब जान गया था कि उसके सामने खड़ा हट्टा कट्टा आदमी झूठ बोल रहा था। टेलीपैथी वाकई बहुत उपयोगी है। तुम झूठ बोल रहे हो। लगता है तुम बहुत जिद्दी हो। तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। ऐसा कहते हुए चेन पिंगोन ने अपना हाथ उठाया और एक और प्रहार करने ही वाला था। नहीं, मैंने तुमसे कहा था, मैंने सचमुच कहा था। हमारे बॉस अभी भी शाखा में आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारी शाखा 38 पोलिश स्ट्रीट पर स्थित है। मेरे बॉस का नाम ब्लैक बेयर है। वह देखने में बिल्कुल काले भालू जैसे लगते हैं, इसलिए उन्हें पहचानना आसान है। उस हटे कट्टे आदमी ने जल्दी से कहा। अध्याय 105 टेलीकिनेसिस से हत्या करना। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, क्या आप मुझे जाने देंगे? उस हटे कट्टे आदमी ने दयनीय भाव से कहा। चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें तुरंत मौत दे सकता हूं। चेन पिंगान ने गंभीर भाव से कहा। उस हटे कट्टे आदमी के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसने उसके माथे पर एक थप्पड़ मार दिया। इस हथेली के प्रहार में हड्डी पिघला देने वाली हथेली की तकनीक का उपयोग किया जाता है। वह प्रहार उस हटे कट्टे आदमी के माथे पर लगा, जिससे कोई बाहरी चोट तो नहीं आई, लेकिन उस आदमी का दिमाग पहले ही गलकर चूर चूर हो चुका था। यह बोन मेल्टिंग पाम तकनीक का सबसे भयावह पहलू है। लोगों को मारने के बाद चेन पिंगोन ने जल्दी से सभी शवों को अपने भंडारण स्थान में रख दिया। वहां न तो कोई कैमरा था, न ही कोई प्रत्यक्षदर्शी, और न ही कोई शव मिला। क्योंकि कोई शव नहीं मिला, इसलिए हत्या भी नहीं हुई। हालांकि यह तर्क मजाक जैसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में यही वास्तविकता है। कोई शव नहीं तो हत्या नहीं। इसीलिए चेन पिंगोन ने सभी शवों को इकट्ठा किया। चेन पिंगोन को समुद्र में जाने का मौका मिलेगा, और फिर वह इन शवों को समुद्र में फेंक देगा, जिससे कोई निशान नहीं बचेगा। चेन पिंगोन को अब उस बॉस के ठिकाने का पता चल गया है। अब जब हमें स्थान का पता चल गया है, तो हम कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। चेन पिंगोन कभी भी दयालु व्यक्ति नहीं रही है। चूंकि कोई उसके खिलाफ कार्रवाई करने वाला था, इसलिए चेन पिंगोन को उन्हें उनके रास्ते से हटाने में कोई आपत्ति नहीं थी। लाओ सोन को फोन करो और उससे कार लाने के लिए कहो। कुछ ही मिनटों बाद लाओ सोन चेन पिंगोन के पास गाड़ी चलाकर पहुंच गया। चलो पोलिश स्ट्रीट चलते हैं, चेन पिंगोन ने कहा। ओल्ड सॉन्ग ने एक भी अनावश्यक शब्द बोले बिना सहमति दे दी। ओल्ड सॉन्ग काफी समय से चेन पिंगोन को फॉलो कर रहा है और चेन पिंगोन के काम करने के तरीके को जानता है। आप चेन पिंगोन से कभी कभार बातचीत कर सकते हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है, तो लाओ सोन कभी एक शब्द भी नहीं बोलता। लगभग 20 मिनट बाद हम पोलिश स्ट्रीट पर पहुंचे। चेन पिंगोन सड़क पर चलते हुए पोलिश स्ट्रीट में पहुंच गई। पोलिश स्ट्रीट बहुत ही जीवंत और प्रसिद्ध है क्योंकि यह एक मशहूर बार स्ट्रीट है। सड़कों के किनारे बारों की कतारें लगी हुई हैं। दरअसल ये सड़क काफी अव्यवस्थित है क्योंकि हर तरह के लोग बार में आते हैं, और यहाँ कई विदेशी भी मौजूद हैं। चेन पिंगान ने इसे तुरंत ढूंढ लिया, नंबर 38। जब चेन पिंगोन 38वें नंबर पर पहुंचे, तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए। इसलिए इस संख्या 38 को संख्या 38 कहा जाता है। पता नंबर 38 है, लेकिन बार का नाम भी नंबर 38 है। सटीक रूप से कहें तो इस जगह को बार नंबर 38 कहा जाता है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि किस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने ये नाम सोचा होगा। सच कहें तो ये नाम वास्तव में याद रखने में काफी आसान है और सुनने में भी अच्छा लगता है। चेन पिंगोन सीधे बार में चली गई। जैसे ही वह बार में दाखिल हुआ, कर्कश संगीत तुरंत चेन पिंगोन के कानों में गूंजने लगा। चेन पिंगोन ने भौहें चढ़ा ली, वह आवाज सचमुच बहुत कर्कश थी। चेन पिंगोन को समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोग इस वीरान जगह पर आना क्यों पसंद करते हैं। वैसे भी चेन पिंगोन को इस तरह का बार पसंद नहीं है। ये बार बहुत लोकप्रिय है और यह हमेशा लोगों से भरा रहता है।
लेकिन चेन पिंगान ने भीड़ में एक विशाल भालू को देखते ही पहचान लिया। नहीं, वह बड़ा भालू नहीं है, वह काला भालू है। नहीं, वह काला भालू नहीं है, वह एक ऐसा व्यक्ति है जो काले भालू जैसा दिखता है। चेन पिंगोन अवाक रह गया। कोई इस तरह कैसे दिख सकता है? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि गिरोह के सरगना ने कहा कि उनके बॉस को पहचानना आसान था, वह सचमुच ऐसा ही था। चेन पिंगोन सीधे दूसरे पक्ष की ओर चल पड़ी। इस समय काले भालू को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि चेन पिंगोन, जिसकी वह तलाश कर रहा था, पहले ही वहां पहुंच चुका है। ब्लैक बेयर अपने बूथ में बैठा, डींगे हाँक रहा था और दिल खोलकर हंस रहा था, साथ ही अपने बगल में बैठी एक खूबसूरत महिला को गले लगा रहा था। जैसे ही चेन पिंगोन उनके पास पहुंचा, उसके एक अधीनस्थ ने उसके आगमन को देख लिया। तुम खुद को क्या समझते हो, बच्चे? हमारे बॉस से दूर रहो। उसके गुंडों में से एक सीधे चेन पिंगोन की ओर बढ़ा और उसे धक्का देकर दूर हटाने की कोशिश की। जैसे ही उस अधीनस्थ का हाथ चेन पिंगोन के कंधे को छुआ, चेन पिंगोन की आंतरिक ऊर्जा विस्फोटित हो गई। उस भयानक बल का सीधा असर गुंडे के हाथ से टकराकर वापस उछला और उसे 10 मीटर से अधिक दूर फेंक दिया। यह दृश्य विशेष रूप से आकर्षक था और इसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। ब्लैक बेयर ने भी अपना वाइन ग्लास नीचे रख दिया और गंभीर भाव से चेन पिंगियान की ओर देखा। तुम कौन हो? ब्लैक बेयर ने ठंडे लहजे में चेन पिंगोन से पूछा। मेरा नाम चेन पिंगोन है। आप ही तो मुझे यहाँ लाना चाहते थे, है ना? तुम जरूर ब्लैक बेयर होगे, चेन पिंगोन ने शांत भाव से कहा। तुम चेन पिंगोन हो? क्या तुमने ही कैसीनो में वो काम किया था? ब्लैक बेयर ने ठंडे लहजे में कहा। यह मेरी गलती थी और उस आदमी ने खुद ही यह मुसीबत मोल ली। इसके लिए आप मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं इस मामले को सुलझाने के लिए यहाँ आया हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इस समस्या का समाधान करना असुविधाजनक है। क्या हमें इस समस्या को हल करने के लिए कोई और जगह ढूंढनी चाहिए? चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। आप बहुत बहादुर हैं, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। कोई बात नहीं, चलिए दूसरी मंजिल पर चलते हैं, ब्लैक बेयर ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। उस समय काले भालू को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह किस तरह के व्यक्ति का सामना कर रहा है। चेन पिंगोन ने बहुत जल्दबाजी में कार्रवाई की, इसलिए ब्लैक बेयर और अन्य लोगों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसने उस अधीनस्थ को कैसे हवा में उड़ा दिया। ब्लैक बेयर को लगा कि चेन पिंगोन ने अपने अधीनस्थ को निकाल दिया है। अगर ब्लैक बेयर को पता होता कि चेन पिंगोन ने कोई हरकत भी नहीं की थी और उसके माथत ने चेन पिंगोन को छूने के बाद ही उसे हवा में उछाल दिया गया था, तो शायद वह इतना शांत नहीं रहता। आज के काले भालुओं को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ब्लैक बेयर ने अपने आदमियों को सिर हिलाकर इशारा किया, जिन्होंने तुरंत चेन पिंगोन के भागने के रास्तों को घेर लिया। चलो, मेरे साथ ऊपर चलो। इतना कहकर ब्लैक बेयर सीधे दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। चेन पिंगोन मुस्कुराए और काले भालू के पीछे पीछे चलने लगी। 1 दर्जन से अधिक गुंडों ने चेन पिंगोन को पीछे से घेर लिया। लोगों का एक समूह तेजी से दूसरी मंजिल पर गया, जहां सामने का हिस्सा भी निजी कमरों से भरा हुआ था, लेकिन पीछे की तरफ एक विशाल गोदाम था। चेन पिंगान ने काले भालू का पीछा किया और जल्द ही गोदाम पहुंच गया। उनके गोदाम में प्रवेश करने के बाद गोदाम का दरवाजा अंदर से बंद था। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, अकेले ही मुझसे मिलने आए हो, काले भालू ने ठंडे स्वर में कहा। तुम काफी साहसी हो, मेरे साथ अकेले रहने की हिम्मत कर रही हो, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे साथ अकेले समय बिताना? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा अधीनस्थ सिर्फ दिखावे के लिए है? छोड़ो इसे, मैं तुम्हारे ऊपर अपना समय बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी हूं। पहले इसे कुछ तमीज सिखा देते हैं। ब्लैक बेयर ने चेन पिंगोन की ओर इशारा किया। ब्लैक बेयर के आदमियों ने उसका मतलब समझ लिया और तुरंत अपने हथियार निकालकर चेन पिंगोन को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। चेन पिंगोन मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसने बोन मेल्टिंग पाम का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि चेन पिंगोन की हथेली में दर्जनों फेंकने वाले चाकू प्रकट हुए। ये फेंकने वाले चाकू हवा में उड़ गए और सीधे गुंडों की ओर बढ़ गए।
इस बार चेन पिंगोन अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति का इस्तेमाल किसी को मारने के लिए करने वाला है।